हेलो दोस्तों, आप सभी का इस एनसीईआरटी बैच में स्वागत है। और दोस्तों, हम एनसीईआरटी के अंतर्गत जो पॉलिटी पढ़ रहे थे उसमें से छठी क्लास के बाद हम सेवेंथ क्लास की पढ़े, और जो चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बस उतना ही पढ़ेंगे, बाकी चीज हम स्किप करते जाएंगे। और आपसे यही रिक्वेस्ट है कि जो चीज आपको बताई जाए उसको जरूर फॉलो अप करें। जैसे हम इसमें जो नोट्स आपको दे रहे हैं उतना ही पढ़े, उसको उतना ही पढ़ें। बस कुछ एनसीईआरटी की चीजें आपको बताते हो, हाँ उनको जरूर पढ़ लेना ताकि आपको थोड़ा कनेक्टिविटी हो जाए। आप कनेक्टिविटी करोगे तो थोड़ा सा ज्यादा वो चीजें याद रह पाएंगी, क्योंकि एनसीईआरटी में सबसे खास बात है कोई भी चीज को बच्चों की तरह बहुत अच्छी आसान तरीके से एक्सप्लेन किया गया है, तो उससे आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बन जाती है उस टॉपिक को लेकर के। और उससे आप कनेक्टिविटी कर पाते हो, उससे जोड़ पाते हो, तो किसी भी प्रकार का प्री मेंस का क्वेश्चन आता है तो आप अच्छे से कर पाते हो। जैसे सिंपल ये टॉपिक है, सेकंड है ये राज्य सरकार। अब देखो कोई नया टॉपिक नहीं है, अब राज्य सरकार के बारे में आप बुक्स वगैरह में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ एक सिस्टमेटिकली आपको बताया गया कि राज्य सरकार किस तरीके से काम करती है, क्या क्या चीजें, वो सारी चीजें देखेंगे इसमें। ठीक है ना। ये पहला वाला टॉपिक हमने कर लिया था, अब है राज्य सरकार के बारे में। तो इसमें बताया गया कि किस तरीके से, इसमें दो अध्याय, ये तो टीचर्स वाली चीजें आपको ज्यादा नहीं करनी है, इसको नीचे देखते हैं हम। तो ये अब देखो स्वास्थ्य में, देखो सरकार की भूमिका हम बात कर रहे हैं, राज्य सरकार की भूमिका बताई इसने। और स्वास्थ्य क्षेत्र आपको पता है, आपको स्वास्थ्य क्षेत्र राज्यों के अंतर्गत भी आता है। तो एक सिंपल बात है, उसको समझो थोड़ा सा, मैं आपको बैकग्राउंड बताता हूँ, उसके बाद हम चीजें यहाँ कनेक्ट करेंगे। तो एक सिंपल सी यहाँ देखो चीजें। भाई आपको अगर हम बोले, जैसे अभी पिछले सेक्टर में हमने पढ़ा कि भारत में डेमोक्रेसी है। पिछले सेक्टर में पढ़ा भारत में डेमोक्रेसी है, भारत में लोकतंत्र है। जब भी हम पॉलिटी पढ़ते हैं इसका मतलब इंडियन डेमोक्रेसी हम पढ़ते हैं। भारत में लोकतंत्र। अब लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण जो आयाम मैंने आपको बताया था वो है व्यक्ति। और इस व्यक्ति में सर्वोच्चता है व्यक्ति की गरिमा, जो भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 में। ठीक है। कि व्यक्ति की गरिमा की बात की गई है, व्यक्ति के सम्मान की बात की गई है, और व्यक्ति की सम्मान में सबसे महत्वपूर्ण पहल आता है व्यक्ति का स्वास्थ्य। और व्यक्ति का स्वास्थ्य, अब आप सभी जानते हैं कि लोकतंत्र में, ये बताना चाह रहे हैं इस टॉपिक के माध्यम से कि लोकतंत्र में सरकार की भूमिका कैसे होती है, और उसमें एक एग्जांपल दिया है इन्होंने, हेल्थ सेक्टर। इस लोकतंत्र की अगर मैं बात करूं, लोकतंत्र में जो सरकार है वो है जन कल्याणकारी है, और इसलिए जनता के कल्याण के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चला रही है। चलाती है। जैसे स्वास्थ्य क्षेत्र की बात करें हम, आयुष्मान भारत योजना। तो इसी में ये टॉपिक आपको ये बताने की बात की है कि सरकार की जो भूमिका है उसमें एक आयाम ये है कि सरकार की भूमिका, अगर हम बात करें तो सरकार की भूमिका क्या है, किस तरीके से सरकार काम करती है, उसको इन्होंने एक एग्जांपल दिया है स्वास्थ्य क्षेत्र का एग्जांपल लेते हुए। स्वास्थ्य क्षेत्र का उन्होंने एक एग्जांपल दिया, उसके आधार पर इन्होंने ये चीज समझाने की कोशिश की है कि राज्य सरकार किस तरीके से काम करती है। सिंपल सा देखा गया कि लोकतंत्र में लोगों की अपेक्षा होती है कि सरकार उनके कल्याण के लिए कार्य करे। यानी कि लोकतंत्र में व्यक्ति केंद्रित होता है, और व्यक्ति ये चाहता है कि सरकार उसके कल्याण के लिए काम करे, क्योंकि लोकतंत्र में जनता इसी चीज को चाहती है। और इसी आधार पर आप सभी जानते हैं कि जनता उसी आधार पर व्यक्तियों को वोटिंग करती है। और जिसका आप चुनाव में बात कर सकते हैं, चुनाव आते ही विभिन्न प्रकार की योजनाएं आपको आने लग जाएंगी, विभिन्न प्रकार की स्कीम्स आपको आने लग जाएंगी। वो सारी चीजें इसमें आती है, क्योंकि लोकतंत्र में जनता पे डिपेंड होती है। और जब तक आप जनता के कल्याण के लिए काम नहीं करेंगे, जनता उस सरकार को वोटिंग नहीं करेगी। इसलिए लोकतंत्र में एक वही बात की गई है, सरकार की भूमिका किस पे केंद्रित होती है, व्यक्ति की आकांक्षाओं पर केंद्रित होती है। ठीक है। तो लोकतंत्र में सरकार कल्याणकारी करती है, लोकतंत्र में सरकार कल्याण केंद्रित होती है। अब कैसे कल्याण के मतलब इस शिक्षा के क्षेत्र में काम करेगी, स्वास्थ्य में, इसके अलावा सड़कों का विकास, इसी प्रकार का मैं बात करूं बिजली की सुविधा, तो बेसिक चीजें। तो
डेमोक्रेटिक शासन में ही ये चीजें होती है। डेमोक्रेटिक क्योंकि जनता पर केंद्रित होता है, जनता का विकास उसमें आधारित होता है, व्यक्ति सर्वोच्च होता है, इसलिए व्यक्ति के विकास पर आधारित होती है। तो इसमें इसमें एक एग्जांपल दिया गया है स्वास्थ्य क्षेत्र का। यहाँ पर स्वास्थ्य क्षेत्र का एग्जांपल दिया गया है, स्वास्थ्य क्षेत्र में सरकार किस तरीके से कार्य करती है। तो चूंकि स्वास्थ्य क्षेत्र की अगर हम बात करें तो इसको जिसलिए हाईलाइट करते हैं कि स्वास्थ्य क्षेत्र यहाँ पर लिया गया, क्या लिया गया, स्वास्थ्य क्षेत्र, है ना। और स्वास्थ्य क्षेत्र चूंकि हमारे GS2 सोशल इशू का पार्ट है, सोशल जस्टिस, इसलिए हम इसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब इनको देखेंगे कि इसमें हम जानेंगे कि स्वास्थ्य क्षेत्र में क्या समस्या है, और ये मेंस का क्वेश्चन यहाँ से बनने की संभावना रहती है। और अब एक मेंस का क्वेश्चन आपको यहाँ बता देते हैं, मेंस का क्वेश्चन पूरी तरह बनने की संभावना रहती है। जैसे अगर हम बात करें तो एक मेंस का क्वेश्चन ले लेते हैं, उसी को बाद उसका सबसे लास्ट में आपको समाधान मिल जाएगा। हम एक बार आपके सामने मेंस का क्वेश्चन दिखाते हैं, उसके बाद आप जब इसको पूरा पढ़ लोगे तो आपको उसका समाधान मिल जाएगा। ये छोटा देखा है, एक मिनट, इसको लास्ट में लेते हैं सबसे। एक क्वेश्चन आपके सामने शेयर किया गया ये वाला, ये इसमें ये स्वतंत्रता के बाद स्वास्थ्य क्षेत्र की सेवा में पहुंच और उपलब्धता की अभूतपूर्व प्रगति हुई है। स्वास्थ्य सेवा वितरण में आने वाली बाधाओं की पहचान और उसका समाधान के लिए सुझाव दीजिए। इसका आंसर हमें इस टॉपिक में मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा, बहुत आसान तरीके से। तो पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद फिर मैं आपसे बोलूंगा कि इसको आपको लिखना है। ये क्वेश्चन है, मेंस का क्वेश्चन है, क्योंकि टॉपिक पूरा होगा ना मेंस पे डिपेंड है, फिर का फैक्ट इसमें ज्यादा नहीं बनेंगे, इसलिए हम उस चीजों को ज्यादा देखेंगे। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं इसी में। ये देखो बताया गया है, देखो सबसे बड़ी एनसीईआरटी खास बात है, आपका एक नजरिया डेवलप करता है कि देखो स्वास्थ्य में क्या आता है। स्वास्थ्य में लोग सोचते हैं कि दवाइयां ही आती है, स्वास्थ्य में डॉक्टर ही आता है। जैसे यहाँ डॉक्टर भी दिख रहे हैं आपको, यहाँ नर्स दिख रही है, यहाँ डॉक्टर दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ गाड़ी भी दिख रही है। लेकिन आप देखो यहाँ पर पानी की चीजें दिख रही है, यहाँ पर गंदगी दिख रही है, यहाँ पर गंदगी दिख रही है। तो इसका मतलब स्वास्थ्य क्षेत्र की बात की जा रही है, तो ये कह रहा है कि स्वास्थ्य है वो केवल बीमारियों या चोट का इलाज करना ही नहीं, बल्कि इसके उसके अलावा स्वास्थ्य में बीमारियों के उन कारणों का भी पता लगाया जाता है जिसकी वजह से बीमारियां फैलती हैं। तो स्वास्थ्य की अगर हम बात करें, सिंपल अगर कोई पूछे हेल्थ का मतलब क्या है, तो हेल्थ का बेसिकली व्यक्ति की बीमारियों का इलाज से संबंध है। लेकिन उससे पहले एक कारण इसका विस्तार अगर हम देखें, जैसे सिंपल मैं आपको बता दूं, अगर कोई बोले आपसे स्वास्थ्य, तो अगर स्वास्थ्य क्या है, तो स्वास्थ्य में दो तीन चीजें। स्वास्थ्य में एक तो है कि भाई बीमारियों का इलाज। अब बीमारियों के इलाज में सब चीजें आ जाती है। बीमारियों के इलाज में क्या क्या आएंगी, आप सभी जानते हैं, दवाइयां, डॉक्टर, सुविधाएं, यानी कि नर्स आ गई, वो तो ह्यूमन रिसोर्स वाली सुविधाएं, बेसिक उपकरण, अस्पताल, ये सारी चीजें किसमें आएगी, अस्पताल ये किसमें आ गई, ये सब आ गए बीमारियों के इलाज में। ठीक है, एक स्वास्थ्य है ना, ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। इसके बाद एक और चीज ने बोली कि स्वास्थ्य का मतलब केवल यही नहीं होता। स्वास्थ्य का मतलब होता है कि स्वास्थ्य का मतलब यह है कि बीमारी का इलाज नहीं, बल्कि उनकी बीमारी जिनकी वजह से फैलता है वो भी सारी स्वास्थ्य के अंतर्गत आती है, अर्थात बीमारियों के कारण। तो स्वास्थ्य क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो उसमें केवल बीमारियों का इलाज नहीं बल्कि बीमारियों के कारण, जैसे अस्वच्छ जल, प्रदूषित वायु, ठीक है ना, अस्वच्छ जल, प्रदूषित वायु, और भोजन का अभाव, कुपोषणता। तो जब भी हम हेल्थ सेक्टर की बात करते हैं, उन सभी चीजों को लेते हैं। हेल्थ सेक्टर का मतलब होता है, स्वास्थ्य का मतलब होता है न केवल बीमारियों का इलाज, बल्कि जिनकी वजह से बीमारियां भी आती है उनका भी प्रिवेंटिव निवारण, उनका भी इलाज। जब भी अगर हेल्थ सेक्टर में आपको समस्याओं को लिखना है तो ये सारे फैक्टर जो समस्या है ये भी समस्या, इन दोनों को मिलाकर के समाधान करने। इसलिए अब ये किताबें नहीं बताएंगे आपको, किताबें आपको स्वास्थ्य सेक्टर में हम क्या करते हैं, अगर कहीं भी कोई स्वास्थ्य क्षेत्र की समस्या पूछेगा तो हम बता देंगे डॉक्टरों की कमी है, दवाइयों की कमी है, और उपकरणों की कमी है। लेकिन ये एक पहलू है। दूसरा पहलू क्या है कि जिनकी वजह से बीमारियां फैलती है,
जैसे अगर एक चीज और है, आपसे पूछता है, एक है हमारा, इसमें एक चीज और है, जीवन शैली, व्यक्ति की जीवन शैली। अगर आप फास्ट फूड खा रहे हो, खान पान आपका गलत तरीके का है, तो भी आपकी बीमारी बढ़ेगी, चाहे वो बीपी हो, चाहे आपके शुगर हो, वो सारी बीमारी जीवन शैली से डिपेंड है। इसलिए अगर आप स्वास्थ्य सेक्टर की बात कर रहे होंगे आजकल, तो हमारा फोकस इस पॉइंट पे ज्यादा है, इस वाले पॉइंट पे ज्यादा है हमारा फोकस। किस पे? कि इनका उपकर मतलब बीमारियां फैले ही नहीं। इसलिए आपने देखा होगा योगा चल रहा है हमारे यहाँ। इसलिए हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार के गुड फूड अभियान चलाए गए हैं, ठीक है ना। भारत का जो स्वास्थ्य क्षेत्र में काम करने वाले एजेंसी है उनके द्वारा वो सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी कि अब हम पूरा प्रिवेंटिव मेजर पे काम कर रहे हैं। इस पे तो हम कर ही रहे हैं, ये हमारा पॉइंट है, क्योंकि बीमारी हो जाए तो उसके बाद इलाज तो चाहिए, लेकिन बीमारी नहीं हो उसका सबसे पहला मेजरमेंट है। तो स्वास्थ्य क्षेत्र की जब भी बारी बारी हो, स्वास्थ्य क्षेत्र में इन दोनों चीजों को शामिल किया जाता है दोस्तों, ठीक है। यही बात इसमें बता रहे हैं, यही बात यहाँ कहा जा रहा है कि स्वास्थ्य का मतलब क्या है, ये स्वास्थ्य का मतलब ये सारी चीजें। और हम सब जानते हैं कि कार्य करें, स्वस्थी करें, मनोबल, ये सब चीजें अगर हमारी जीवन शैली ही, अगर हमारी जीवन शैली तनाव युक्त है तो लोग बीमार फैलेंगे। अगर जीवन शैली की बात की जाए, अब जीवन शैली किस तरीके से, जीवन शैली में थोड़ा सा विस्तार कर देता हूँ थोड़ा सा देखने के लिए। देखो जीवन शैली में क्या आएगी, जीवन शैली में अगर व्यक्ति तनाव में है तो बीमारी बढ़ेगी। आपको पता है टेंशन होती है, हार्ट अटैक होता है, बहुत सारी चीज होती है तनाव में। इसके अलावा व्यक्ति का खान पान अगर फास्ट फूड है तो विभिन्न प्रकार की बीमारियां उसके व्यक्ति का खान पर आता है ना। फिर दिनचर्या, व्यक्ति कब सो रहा है कब जाग रहा है। अगर कोई व्यक्ति गलत टाइम पे सोएगा, गलत टाइम पे मतलब जागेगा और कम सोएगा, ज्यादा काम करेगा, तो भी उसका शरीर पे नुकसान पहुंचेगा, उसके हेल्थ पे नुकसान पहुंचेगा। तो जीवन शैली इस हेल्थ का एक सबसे महत्वपूर्ण आयाम है। तो अगर आपको कभी भी स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां बताए तो उसमें केवल ये बताना, केवल इस तक ही सीमित मत रहना, उसमें ये जीवन शैली पर जरूर फोकस करना। ये जो समस्या मैं आपको बताई इन पे जरूर फोकस करना, तब जाके आपका आंसर सबसे यूनिक बन जाएगा। तो जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया है ये, इसमें स्वतंत्रता के बाद स्वास्थ्य सेवा की पहुंच और उपलब्धता एक ही है, आपने काम किया है, स्वास्थ्य सेवा की बात करें, लेकिन इसके साथ साथ कंक्लूजन में आपको जरूर लिखना है कि भाई हमें ये मामलों पर और फोकस करना चाहिए। और इन पे सरकार ने बहुत सारे उपाय भी किए, स्वच्छ भारत अभियान हुआ है, ठीक है ना। इसके अलावा एक भारत ने अभी जीवन शैली से संबंधित विभिन्न प्रकार के और ईट फूड गुड फूड वो वाले ईट हेल्थ फूड ये अभियान लेके आए कई बार चीजें, ताकि आप फास्ट फूड को छोड़ें। और जीवन शैली योग की बात हो रही है ताकि अपनी जीवन शैली आप सुधारें, उन चीजों पे पूरा फोकस सरकार के द्वारा किया जा रहा है। लाइफ हाई अभियान आपने देखा होगा, वो लाइफ हाई अभियान पूरा इसी पे काम कर रहा है, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो इतनी चीज है। अब देखो, अब इसमें एक बहुत खास अच्छी चीज ली गई है, सिंपल सा, कि भारत में स्वास्थ्य सेवाएं, अब भारत में स्वास्थ्य सेवाएं कि अब तक भारत ने क्या किया, ये वाली चीज कि भारत का अब तक अचीवमेंट क्या है, और यही क्वेश्चन था। आप ऊपर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या था कि स्वतंत्रता के बाद भारत की क्या अभूतपूर्व प्रगति हुई है, ये प्रगति भारत कि अब तक हमने क्या क्या किया, ये हमारी प्रगति है, बस सिंपल कि अब तक हमने क्या क्या प्रगति की, ये सारी प्रगति है। और इनको मैं आपको पॉइंट वाइज देता हूँ, बाकी आप इसमें से एक बात देखो। भारत में स्वास्थ्य क्षेत्र अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा सिंपल सा, इसको अगर मैं थोड़ा सा देखो, अगर हम बात करें भारत में स्वास्थ्य क्षेत्र की, देखो भारत, देख सिंपल बात है भाई, भारत एक लोकतंत्र है। दूसरा, भारत जन कल्याणकारी राज्य है। तीसरा, भारत गरीब है, गरीबी ज्यादा है भारत में, ठीक है ना। इन स्थितियों पर भारत ने बहुत स्वतंत्रता से क्या किया, प्रयास किया। और क्या क्या प्रयास किए देख, उपलब्धियां, अब ये प्रयास का मतलब उपलब्धियां इसमें देख सकते हो, उपलब्धियां। अब देखो एक एक मुद्दा, सबसे महत्वपूर्ण काम होता है कि सबसे महत्वपूर्ण काम होता है किसी भी क्षेत्र में मानव संसाधन, क्योंकि अगर डॉक्टर नहीं होंगे तो स्वास्थ्य काम नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहला काम किया हमने मानव संसाधन पे। देखो ये पॉइंट होते हैं, आप ऐसे मत लेना डॉक्टरों के बारे में डायरेक्ट, पहले को मानव संसाधन पर हमने काम किया है। तो मानव संसाधन पर इसने क्या करा है कि भारत दुनिया में सर्वाधिक चिकित्सा, संसार में सर्वाधिक महाविद्यालय भारत, ध्यान रखना, सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटी, सबसे ज्यादा कॉलेज जो हेल्थ क्षेत्र में काम करे भारत में। तो संसार में सबसे ज्यादा सर्वाधिक महाविद्यालय,
ठीक है। और इसके द्वारा लगभग हर वर्ष लगभग 15,000 नए डॉक्टर, 15,000, ये तो पहले का डेटा है, आप नया डेटा और ले सकते हो जब आप नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे आता है। ये बेसिक पॉइंट है आपको, देखो ये फैक्ट चेंज हो सकता है करंट में 15,000, लेकिन ये कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। मानव संसाधन वाला मुद्दा हमेशा सेम रहेगा। जब भी आप भारत के हेल्थ सेक्टर की समस्याओं को गिनाएंगे तो उसमें ह्यूमन रिसोर्स का इशू जरूर गिनाएंगे कि हमारे यहाँ डॉक्टरों की कमी है, जिसमें वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि भाई इतना होना चाहिए, लेकिन भारत में अभी तक कम है। लेकिन अब यहाँ उपलब्धि दिखा रहे हैं, तो भारत में उपलब्धि है कि भारत में 15,000 प्रतिवर्ष क्या होते हैं, प्रशिक्षित होते हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर बात करूं मैं, तो भारत की दूसरी अचीवमेंट यह है कि अस्पताल, अस्पताल में कहा गया है कि भारत में 1950 में लगभग 2717 थे। 1950 से 1950 में अस्पताल थे कितने, देखो अब आप करंट की डॉटा ले सकते हो, मैं थोड़ा सिंपल से बता रहा हूँ। 1950 में कितने थे आपके पास, 2700 अस्पताल थे लगभग, जो 2000 में बढ़कर लगभग 18,000 हो गए। कितने हो गए, 18,128। तो ये एक एग्जाम्पल है। अब आपको डेटा लिखना है इसमें करंट का, लेकिन मैं बता रहा हूं किस तरीके से हम अचीवमेंट कर रहे हैं। इसी प्रकार भारत, आपको पता है चिकित्सा पर्यटन की बात हो गई, भारत ने चिकित्सा पर्यटन को बढ़ाया। चिकित्सा पर्यटक का मतलब समझते हो, जो विदेशी व्यक्ति या कोई व्यक्ति, दूसरा देश का व्यक्ति, कोई दूसरा क्षेत्र का व्यक्ति मेडिकल की वजह से कि भाई वहाँ वहाँ सुविधाएं अच्छी है, वहाँ हेल्थ सेक्टर अच्छा है, वहां पर वायु अच्छी है, वहां पर पानी की सुविधा अच्छी है, इसकी वजह से कुछ टाइम के लिए उस क्षेत्र में जाता है। जैसे भारत में क्या, अफ्रीका के लोग भारत में इलाज करवाने के लिए आते हैं, क्योंकि अफ्रीका के लोगों की इतनी इनकम नहीं है कि यूरोप में जाके, अमेरिका में जाके इलाज करा सके, इसलिए वो भारत में आते हैं। ऐसी स्थिति में भारत में चिकित्सक, मेडिकल टूरिज्म बहुत ज्यादा बढ़ा है, तो बड़ी मात्रा में भारत में मेडिकल टूरिज्म बढ़ा है। ठीक है, ये आपकी चीज है। अगला दवाइयों में, अगला आती है, अब देखो, अब हेल्थ सेक्टर की बात कर रहे हैं तो दवाइयां आती है। तो दवाइयों में हमारी उपलब्धि क्या है, दवाइयों में हम चौथा सबसे बड़ा मैन्युफैक्चर है। और फार्मास्यूटिकल में तो हम टॉप करते हैं। देखो ये एनसीईआरटी के फैक्ट है पुराने, लेकिन आप जब नए पढ़ोगे, कभी करंट में पढ़ोगे, तो ये मुद्दा मुद्दा सेम रहेगा, बस ये फैक्ट बढ़ जाएगा, डेटा चेंज हो जाएगा, मुद्दा सेम रहेगा। इसी प्रकार अगर यहाँ देखें आप, और भारत में अधिकांश डॉक्टर शहरी क्षेत्रों में बसते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टर पहुंचने लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। ग्रामीण क्षेत्रों में ये बात, अब देखो समस्या है कि भाई, अब देखो यहां तक तो आपने कुछ अचीवमेंट दिखा दी, कुछ चुनौतियां देखो भारत में। भारत में अगर समस्याएं देखो, देखो समस्याएं अगर मैं देखूं इसमें, तो एक तो विभाजन, किसमें, शहरी वर्सेस ग्रामीण में। देखो मुद्दे भाई पढ़ना है हमें, अब इतना ज्यादा नहीं, आप सभी जानते हैं जनसंख्या मुकाबला का, जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा है, लेकिन अस्पताल शहरी क्षेत्रों में ज्यादा है। उसका कारण आप सभी जानते हैं, उसका सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है, कि भाई शहरों में लोगों को प्रॉफिट होता है, और इसलिए मेडिकल सेक्टर को आजकल एक बिजनेस बना लिया है। दूसरा, भारत में प्रतिवर्ष करीब 5 लाख लोग टीबी से मरते हैं, ये डेटा देखो, प्रतिवर्ष 5 लाख लोग, हालांकि इस पे काम चल रहा है, ये पहले का डेटा है, टीबी से मरते हैं, ये पहले का डेटा, लेकिन बता रहा है कि भारत में मलेरिया से भारत में बड़ी मात्रा में, हालांकि हालांकि अभी भारत, अभी पहले का डेटा है। इसके अलावा एक समस्या है कि भारत में पीने स्वच्छ पानी का अभाव है, अभाव। ठीक है, और इसके अलावा जिसकी वजह से, जिसके कारण 21% बीमारियां होती हैं। और आप ये भी फैक्ट लिखते हो तो कोई बुरी बात नहीं है, आप इस डेटा को भी लिख सकते हो, बस सन डाल देना कि उस साल का डेटा है ना। ऐसा नहीं है कि आप कोई करंट का फैक्ट, अगर ये भी फैक्ट आपके पास है, अगर करंट याद नहीं, तो इस फैक्ट को भी डाल के आप क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद समस्या बात को क्वेश्चन था। तो देखो ये हेल्थ सेक्टर है, और इस हेल्थ सेक्टर में देखो, मैंने आपको यह बताया था हेल्थ सेक्टर यही समझ रहा था ना। हेल्थ सेक्टर में केवल ये नहीं आए, देखो कुपोषण तक आई है, प्रदूषित जल का अभाव है, तो हेल्थ सेक्टर का मतलब प्रिवेंटिव मेजर भी होता है। तो एक चीज होगी कुपोषण था, ये समस्या है। अब आपसे क्वेश्चन अगला पूछा है कि भारत ने ये समस्या समाधान है, इसके बाद आपको समाधान बताना है, तो इतनी स्कीम चल रही है, आप समाधान के रूप में बता सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये खत्म हो गया आपको। अगला इसमें आगे जाते हैं,
कोई बीमारियों का इलाज। अब देखो, बीमारियों के बचाव उपचार के लिए स्वास्थ्य सेवाएं। अब स्वास्थ्य सेवा में कौन कौन सी होती है? अब आता है स्वास्थ्य सेवाएं। स्वास्थ्य सेवा में सिंपल, स्वास्थ्य केंद्र हो गए जो ग्रामीण क्षेत्रों में होते हैं, ठीक है ना, अस्पताल हो गए, ये सभी जानते हो आप, है ना, अस्पताल, ये सारी चीजें, और ये उपकरण वगैरह, वाहन वगैरह इत्यादि, सभी आते हैं ना इत्यादि करके। ये सारी चीजें आती है, डॉक्टर वगैरह, नर्स वगैरह, ये क्या आते हैं, सब इसी में आते हैं जो आपको मैंने बताया था। अब आते हैं भारत में, सबसे बड़ी बात आती है कि भारत में जो समस्या है, एक समस्या भारत में ये है, जिसे हम यहाँ पढ़ रहे थे, एक समस्या भारत में आती है कि सार्वजनिक क्षेत्र के अस्पतालों की स्थिति बहुत खराब है। और इसको इन्होंने एक कहानी के माध्यम से बताया। देखो, ये कहानी है, ये, ठीक है ना, ये एक कहानी, देखो ये कहानी पूरी आपको बता रहा हूँ मैं। अब एनसीईआरटी की सबसे बहुत खास बात है कि आपको चित्र दिखा के बता रहे हैं। एक इलाज का चल रहा है, ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति अमीर घर का है, ये एक गरीब घर का है इसमें। अब एक जाता है प्राइवेट, प्राइवेट में जाता है बढ़िया, उसको हाई फाई होटल, हाई फाई अस्पताल होता है, साफ सुथरा होता है, फिर सब कुछ होता है। और दूसरा व्यक्ति एक जाता है सरकारी में, सरकारी में भीड़ भरी होती है, सरकारी में उसको लाइन लगना पड़ता है, सरकारी में उसको बहुत देर तक इंतजार करना पड़ता है, सही बीमारी, सही दवाइयां भी उसको नहीं मिलती, ठीक है ना। लेकिन जब बाद में निकलते हैं तो देखते हैं कि प्राइवेट क्षेत्र में उसका, प्राइवेट में जो इलाज कराने गया उसका 3500 रुपये लगे, सरकारी क्षेत्र में, सरकार में लगाया गया उसको 150 रुपये। यानी कि कहने का मतलब ये पूरा, ये जो आपको चित्र दिखाया गया है, ये बताने की कह रहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र और प्राइवेट क्षेत्र में जो स्वास्थ्य सुविधा है उनमें अंतर बहुत है। लेकिन चूंकि निजी क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत महंगी है, और लोगों की समस्या कैसे है, देखो निजी क्षेत्र में महंगी है और सार्वजनिक क्षेत्र यानी सरकारी अस्पतालों में सुविधा नहीं है, तो गरीब व्यक्ति कहाँ इलाज करे। आप सभी जानते हैं कि भारत की अभी भी 20% जनसंख्या गरीबी से नीचे। भारत में लोगों की जीव आय पर कैपिटल इनकम अभी भी इतनी नहीं है कि उतना महंगे अस्पताल में इलाज करा सके। ऐसी स्थिति में भारत में मृत्यु दर ज्यादा है। ऐसी स्थिति में भारत में लोग हर साल गरीबी में जाते जाते हैं, क्योंकि व्यक्ति अपने परिवार में अपने सदस्यों को बचाने के लिए अपना सब कुछ गंवाने को तैयार है। तो जब समस्या रहेगी पॉकेट में ज्यादा है, सरकार का खर्च, सरकारी अस्पतालों की स्थिति खराब है, तो स्वास्थ्य क्षेत्र की स्थिति बहुत ज्यादा खराब होगी। तो ये उसको पूरी कहानी, ये इसको देख रहे हैं, ये पूरी कहानी यही बताने की कोशिश कर, ठीक है। इसके बाद आता है सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवाएं। देखो स्वास्थ्य सेवाएं दो तरीके, अब धात ये हुई कि भाई ज्यादातर, अब देखो स्वास्थ्य सेवा आप सभी जानते हैं, सार्वजनिक सेवाएं। अब देखो सार्वजनिक एवं निजी। देखो सिंपल बात, सार्वजनिक का मतलब सरकार की, जो जन कल्याण पर आधारित होती है। निजी मतलब प्राइवेट, जो लाभ पे आधारित होती है, ठीक है। इसमें दिक्कत क्या है, सुविधा है परंतु महंगा। इसमें क्या है, सुविधा कम, बस सस्ता, ये दिक्कत है। तो यही बात हो रही है। अब आपको पता है कि हेल्थ सेक्टर, दुनिया, कोई व्यक्ति किसी भी चीज से कॉम्प्रोमाइज कर सकता है लेकिन बीमारी से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। इसलिए बताया गया कि सारे क्षेत्र में, जिस सारे क्षेत्र में बताया गया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, अस्पताल होते हैं, सारी चीजें होती है, लेकिन इनको सार्वजनिक क्यों, ये सार्वजनिक आपको पता है कि नागरिकों को जन कल्याण के लिए सुविधाएं प्रोवाइड करवाते हैं, निःशुल्क रूप में प्रोवाइड करवाते हैं, कोई चीज नहीं होती, सारी चीजों का इलाज करवाते हैं, ठीक है ना। ये बात चीज इसमें बताई गई है। इसके अलावा लेकिन दिक्कत क्या है कि इनमें सुविधाएं कम होती है, और सुविधा कम होने की वजह से समस्या उत्पन्न होती है। और सरकार, आपको पता है हमारे यहाँ स्वास्थ्य का अधिकार आर्टिकल आर्टिकल 21 में आपको स्वास्थ्य का अधिकार है, ठीक है ना। और स्वास्थ्य की अगर बात करते हैं SDG 3 आपका स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित है। तो ये बेसिक थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको ध्यान रखनी है। देखो क्या गजब है, इसमें कहानी के माध्यम से आपको बताते हैं कि देखो अस्पताल में जाती है, अस्पताल में उसका इलाज नहीं होता है ना, उसके जीवन की रक्षा नहीं हो पाती, तो सुप्रीम कोर्ट जाती है, सुप्रीम कोर्ट में जाकर के रेट लगाती है कि आपने मुझे आर्टिकल 21 के अंतर्गत जो गरिमापूर्ण जीवन तो दिया, लेकिन मेरे उस जीवन को बचाने के लिए सुविधाएं तो दी नहीं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया कि भाई व्यक्ति के आर्टिकल 21 के अंतर्गत जो गरिमापूर्ण जीवन है, उस गरिमापूर्ण जीवन के साथ साथ स्वास्थ्य सुविधाएं मिलनी चाहिए। इसलिए आयुष्मान भारत योजना, विभिन्न प्रकार की योजना चल रही है ताकि व्यक्ति को निःशुल्क सुविधाएं मिल सके।
ठीक है। अब निजी क्षेत्र की देखो, अब देखो सरकारी क्षेत्र की आपको पता है कि सुविधाएं कम है, भीड़ भाड़ ज्यादा है, दवाई नहीं है, गुणवत्तापूर्ण चीजें नहीं है। प्राइवेट क्षेत्र में क्या है कि महंगा है, इसलिए निजी क्षेत्र, अब देखो निजी क्षेत्र में सुविधाएं हैं, सारी चीजें हैं, लेकिन निजी क्षेत्र बहुत महंगा है, जिससे हर व्यक्ति इलाज नहीं करवा सकता। तो अब दिक्कत ये आ रही है, अगला पॉइंट ये है इनका कि भाई, अगला पॉइंट ये है, देखो सिंपल देखो, अगला पॉइंट ये है कि स्वास्थ्य सेवा और समानता, इन क्या सबके लिए पर्याप्त सेवाएं उपलब्ध है। अब हम जो बात कर रहे थे छठी क्लास के एनसीईआरटी में समानता वाले टॉपिक की, या इससे पहले वाले टॉपिक में हम समानता वाले टॉपिक की बात कर रहे थे कि समानता स्थापित करने का, समानता क्या होती है और समानता के लिए संविधान ने क्या व्यवस्था की गई है। लेकिन समानता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये देखा गया स्वास्थ्य के माध्यम से, कि अगर हम समानता की बात करें तो स्वास्थ्य क्षेत्र में देखो, स्वास्थ्य क्षेत्र में अगर समानता की बात करें, सिंपल सा, इस स्वास्थ्य क्षेत्र में जो समानता कहाँ है, इसने एक एग्जाम्पल दिया, एक क्षेत्र से संबंधित स्वास्थ्य क्षेत्र और समानता। तो ये कहा गया है कि देखो, जहां निजी सेवाएं तो बढ़ रही है, लेकिन सार्वजनिक नहीं, लोग मुख्य निजी सेवाएं उपलब्ध करते हैं, शहरी क्षेत्रों पर केंद्र है। तो सबसे बड़ी बात है कि एक तो असमानता का है निजी वर्सेज सार्वजनिक क्षेत्र में, कि भाई निजी क्षेत्र में तो सुविधाएं बढ़ रही है, सार्वजनिक क्षेत्र में सुविधाएं नहीं बढ़ रही, निजी क्षेत्र महंगा है, सार्वजनिक क्षेत्र में सुविधाएं सभी तक नहीं पहुंच पा रही है, इसकी वजह से। दूसरा है भौगोलिक विभाजन, भौगोलिक असमानता, भौगोलिक असमानता मतलब शहरी वर्सेज ग्रामीण, शहरी क्षेत्रों में सभी सुविधाएं, ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधाएं नहीं है, ठीक है ना। अब निजी क्षेत्र में सारी वो बताया गया, निजी क्षेत्र बहुत महंगा पड़ता है, वो सारी चीजें। इसमें एक एग्जांपल बताया गया है कि देखो, एक पैदल जाना पड़ रहा है, वाहन की सुविधा नहीं है गर्भवती महिलाओं को, ठीक है ना, ये एक सबसे बड़ी समस्या है। और एक है कि भारत, ये बताया गया कि जनसंख्या का पूरा फैक्ट लिया गया है कि भारत में जनसंख्या के अंतर्गत जनसंख्या को अपने स्वास्थ्य पर बहुत बड़ा खर्च करना पड़ता है। तो देखो एक चीज और बताऊं यहाँ, थोड़ा सा सिंपल, स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश की कमी है ना, स्वास्थ्य क्षेत्र में यदि निवेश की कमी है तो गरीबी बढ़ेगी, एच डी इंडेक्स है वो घटेगा, मानव विकास घटेगा, ठीक है, ये बात है। इसकी हम दो केस स्टडी आपको बताएंगे, दो केस स्टडी बताएंगे, ये चीजें हैं। अब सबसे बड़ी बात ये कह रहा है कि इनका समाधान क्या किया जा सकता है। भाई इनका समाधान तो ये सेम कि बेसिक सुविधाएं प्रोवाइड। अब आपसे पूछा गया क्वेश्चन में कि इनका समाधान क्या है, तो अगर हम समस्या स्वास्थ्य क्षेत्र में समाधान करें, तो हमेशा मुद्दे भाई, एक तो मानव संसाधन, यानी कि डॉक्टरों की संख्या बढ़ाओ, अस्पताल अवसंरचना, यानी कि अस्पताल और विभाजन की समाप्ति, यानी समानता और गुणवत्तापूर्ण सुविधाएं। इसके अलावा सबसे बड़ी बात है, स्वास्थ्य क्षेत्र में हर व्यक्ति का इंश्योरेंस करवा दो, हर गरीब व्यक्ति का भी इंश्योरेंस करवा दो, यदि कोई बीमार होगा तो उसका इलाज हो जाएगा। और अगर जिस क्षेत्र में, अगर ध्यान रखना, हमारे यहाँ आउट आउट ऑफ पॉकेट में ज्यादा, आउट ऑफ पॉकेट में का मतलब है कि अगर मैं बीमार हूँ, अस्पताल में आऊँ, तो मुझे मेरी जेब से ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है, सरकार मुझे कोई सुविधा नहीं। जबकि स्वास्थ्य क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर सरकार द्वारा सुविधाएं देनी चाहिए, सरकार को स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश करना चाहिए, ताकि गरीबी, क्योंकि भारत में हर साल स्वास्थ्य में खर्च करने की वजह से लाखों लोग गरीबी की सीमा में चले जाते हैं। आप सभी जानते हैं, आप सबने देखा होगा कि स्वास्थ्य में अगर कोई ज्यादा खर्च करेगा तो उसका घर बिक जाता है, उसकी आय बिक जाती है, सब चीज बिक जाती है, सब चीज चले जाती है, और उसकी वजह से पूरा परिवार गरीबी में चले जाता है एक को बचाने के चक्कर में, और लास्ट में दुर्भाग्य ऐसा होता है वो एक भी नहीं बच पाता। इसकी वजह से बहुत सारे परिवार है वो गरीब। अब एक सबसे बढ़िया इन्होंने केस स्टडी दी है जो आपको एग्जांपल के रूप में कोट करेंगे। कोई आपसे बोले कि क्या स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश किसी देश के विकास में सहायक, क्या स्वास्थ्य क्षेत्र में किया गया निवेश किसी देश की गरीबी का समाधान करेगा, तो उसका सबसे बेस्ट उदाहरण यहां दिया गया। दो केस स्टडी, एक केरल की केस स्टडी है और एक एक देश की केस स्टडी है। तो केरल की केस स्टडी क्या कहती है, ये केस स्टडी है। केरल ने बोला है कि 1996 में, केरल की सरकार ने 1996 में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन किया, और परिवर्तन ये था कि पूरे राज्य का बजट, परिवर्तन क्या किया, महत्वपूर्ण परिवर्तन किया,
और पूरे राज्य का बजट, ये बजट का 40% हिस्सा किसको दे दिया? ग्राम पंचायतों को। अब आपको पता है, अगर आपने ग्राम पंचायतों को पैसा दे दिया, बजट दे दिया, ये रियलिटी में यही डेमोक्रेसी है। और यही बात बोला गया, क्योंकि यहां डिसीजन होंगे वो ग्राम सभा के माध्यम से, यानी कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र, ग्राम सभा के माध्यम से, प्रत्यक्ष लोकतंत्र के माध्यम से हुए। और इसी की वजह से केरल में यह हुआ कि देखो, इसी की वजह से केरल में महत्वपूर्ण योजनाबद्ध तरीके से सुधार हुए। और सुधार में क्या हुआ? सुधार पे इस पे किया, पानी पे, आहार पे, औरतों पे, औरतों का विकास, शिक्षा, जल वितरण, ठीक है ना, इन सभी चीजों पे। और इनके इनके इन पे सभी चीजों पे आंगनवाड़ी, इनमें आंगनवाड़ी होगी, इन सभी पे एक सुधार किया। और केरल को आप देख सकते हैं, आज हेल्थ सेक्टर में केरल बहुत आगे। तो इसको आप एक उदाहरण केस स्टडी दिखा सकते हो कि अगर क्या किसी क्षेत्र का ग्रामीण स्वशासन अगर अपने पे काम करे तो क्षेत्र विकास कर सकता है, बिल्कुल विकास सकता है। कि केरल की केस स्टडी है कि केरल ने अपने टोटल बजट का 40% हिस्सा अपने पंचायतों को दिया, और उसकी वजह से उस पंचायत ने वो स्वास्थ्य पे, शिक्षा पे, चिकित्सा पे और हेल्थ सेक्टर पे, इसके अलावा जल पे, महिला विकास पे खर्च किया। और आप देख सकते हैं कि केरल में सेक्स रेशियो सबसे ज्यादा है, केरल में महिलाएं सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी है, केरल में स्वास्थ्य सेक्टर सबसे ज्यादा है, केरल में नर्स महिलाएं सबसे ज्यादा है, इसलिए केरल टॉप पे। तो ये केस स्टडी, अगर आपको कहीं केस स्टडी बताने तो केरल का आप कोट कर सकते हो कि स्वास्थ्य क्षेत्र में यदि आपको आगे बढ़ाना है तो लोकल गवर्नमेंट को स्वास्थ्य क्षेत्र में खर्च करने पे पैसा दे। लोकल गवर्नमेंट किसी भी देश का विकास कर सकती है यदि वो सही ढंग से काम करे। देखो, खर्च करने के लिए दे देना चाहिए अपने बजट का हिस्सा लोकल गवर्नमेंट के पास, और सरकार उस पर वॉच करे कि वो सही हो रहा है कि नहीं। ठीक है। इसी प्रकार एक केस स्टडी हो रहा है इसमें बहुत शानदार, इसलिए एनसीईआरटी का फायदा है। ये केस स्टडी किसी किताब में नहीं मिली, एनसीईआरटी आपको, सॉरी, एक देश है दक्षिणी अमेरिका में, उसका नाम है कोस्टा रिका। एक कोस्टा रिका केस स्टडी करेंगे, कोस्टा रिका केस स्टडी। कोस्टा रिका आपको पता है दक्षिणी अमेरिका का एक देश, कहां पर है? दक्षिण अमेरिका में एक देश है। ये देश की सबसे बड़ी बात है, इस देश ने अपना सेना बिल्कुल नहीं रखा, सेना से कोई काम नहीं है। सेना का जो व्यय है, सैन्य व्यय के स्थान पर स्वास्थ्य क्षेत्र पर व्यय करता है। व्यय के, और इसी की वजह से देख सकते हो स्वास्थ्य क्षेत्र की व्यय करने की वजह से दक्षिण अमेरिका का यह सबसे स्वास्थ्य स्वास्थ्य क्षेत्र का सबसे सबसे हेल्थ कंट्री माना जाता है कोस्टा। इसलिए क्या है? दक्षिणी अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश। अर्थात कोई देश सार्वजनिक सुविधाओं पे खर्च करेंगे, इसमें बताया गया है कि उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, अन्य आधारभूत सुविधा, ध्यान रखना, सभी पर खर्च किया। अगर आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अगर आपको स्वास्थ्य क्षेत्र का विकास करना है तो केवल स्वास्थ्य पे ही खर्च नहीं, बल्कि महिलाओं के विकास पर, शिक्षा पर और स्वास्थ्य क्षेत्र की अवसंरचना पर आपको खर्च करना होगा। इसके लिए साथ साथ सबसे बड़ी महत्वपूर्ण विकास है कि आपको इसमें स्वास्थ्य क्षेत्र संबंधी चीजों पर ध्यान देना होगा। अर्थात मैं आपसे कहूँ, स्वास्थ्य क्षेत्र का यदि आप समाधान लिखो, स्वास्थ्य क्षेत्र की अगर हम बात करें, देखो स्वास्थ्य क्षेत्र की अगर बात करें तो स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश तब होगा जब देखो आप किस पे करो, शिक्षा पे, खुद स्वास्थ्य पे, महिला विकास पे, स्वच्छता पे, जल पे, इन पे यदि निवेश करे हो तब जाके होगा स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश। और कोस्टा रिका ने करके देखा, इसलिए कोस्टा रिका दक्षिण अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण। दो केस स्टडी, जब भी हेल्थ सेक्टर का क्वेश्चन आए अपने को कोट कीजिए, सजेशन आए तो कोट कीजिए, कहीं वे फॉरवर्ड लिखना है तो कोट कीजिए। और ये केस स्टडी हेल्थ सेक्टर में कहीं भी आओ, इनको हर जगह यूज करना है। इसलिए एनसीईआरटी का आपके लिए मेंस के कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत महत्वपूर्ण है। तो जो क्वेश्चन मैंने आपको शुरू में दिया था, जो क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ स्टार्टिंग में दिया था, ये
कि स्वतंत्रता के बाद भारत में स्वास्थ्य सेवा की पहुंच और उपलब्धियां, ये तो मैंने आपको बता दी, 4-5 एग्जांपल मैंने इसमें से ले दिए। उसके बाद स्वास्थ्य सेवा वितरण में आने वाली बाधाएं ये बता दी। अब इनका समाधान, समाधान में केरल केस स्टडी और कोस्टरिका केस स्टडी जरूर यूज करो, क्योंकि वही तो समाधान है भाई। अगर कोस्टरिका ने हेल्थ सेक्टर में निवेश किया है, भारत में हेल्थ सेक्टर में अगर 8% निवेश करा, यदि भारत अपनी जीडीपी का 3.5% निवेश करे, तो भारत में इस हेल्थ सेक्टर की समस्या समाधान होगी। और यदि आप सोचो, एक सिंपल सी बात, एक छोटा सा डायग्राम देख के मैं आपको चीज बता रहा हूँ। हेल्थ सेक्टर में निवेश कोई छोटी बात नहीं है। देखो, इसको वैसे समझने के लिए देखो, अगर आप हेल्थ सेक्टर में निवेश करो, स्वास्थ्य में निवेश करो, तो देखो, स्वास्थ्य में निवेश होने से एक तो मानव पूंजी विकास होगा। मानव पूंजी मतलब व्यक्ति स्वस्थ होगा तो अच्छा काम करेगा, तो उसका अच्छा दिमाग चलेगा, तो उसकी स्किल अच्छी होगी, वो शिक्षा का। दूसरा, आपका सबसे बड़ी बात है, भारत में जनसंख्या लाभांश है। जनसंख्या, जनसंख्या भारत में युवा वर्ग है, श्रमिक वर्ग है, मतलब कार्यशील जनसंख्या। लेकिन अगर वो कार्यशील जनसंख्या अगर बीमार रहे तो क्या फायदा। तो जनसंख्या के लाभांश के लिए, गरीबी निवारण के लिए, अगर देश में कार्यशील जनसंख्या तो है, अगर मान लो किसी परिवार में 5 आदमी है, लेकिन उसमें 4 बीमार है, तो व्यक्ति तो परिवार तो पूरा ही गरीबी में रहेगा। 4 कमाने वाले बीमार तो और गरीबी चली जाएगी, तो वो एक परिवार कभी गरीबी से बाहर नहीं निकल पाएगा। लेकिन अगर सरकार उनकी जगह खर्च करे, अगर उनको सरकार सारी चीजें प्रोवाइड करे, तो वो व्यक्ति गरीबी से बाहर निकल जाएगा, इलाज करवा लेगा, इलाज के बाद अपने कमाई करेगा, स्किल डेवलपमेंट करेगा, अच्छे से विकास। तो गरीबी निवारण के लिए सबसे महत्वपूर्ण, सतत विकास के लिए, भाई व्यक्ति को अच्छा पानी मिलेगा, अच्छी हवा मिलेगी, तो व्यक्ति भी सस्टेन करेगा, व्यक्ति प्रदूषण भी कम करेगा, व्यक्ति आगे बढ़ेगा। तो उस तरीके की चीजें यहाँ पर हो जाएगी। तो यही आपको इस टॉपिक में बताया गया है। ये टॉपिक एक केस स्टडी टाइप में था कि सरकारें किस तरीके से काम करती हैं, और सरकार में स्पेशली राज्य का काम, इसमें स्वास्थ्य क्षेत्र को लिया था। और उसमें बेसिक कुछ कीवर्ड है जो सभी जानते हैं। सार्वजनिक का मतलब होता है वो सेवाएं जो सभी को मिलती है। निजी का मतलब जो प्रॉफिट पे काम होती है। चिकित्सा पर्यटक का मतलब दूसरे देशों के लोग भारत में इलाज करवाने के लिए आते हैं। संधानी बीमारी मतलब वे बीमारियां जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाती है, ठीक है। और ये बेसिक चीज है। तो ये आपका टॉपिक वो था, वो खत्म हो गया। उसमें आपको क्वेश्चन करना था जो मैंने आपको बताया, वो क्वेश्चन इसका मेन से पॉइंट ऑफ व्यू वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। तो वो आपको जरूर करना है, हेल्थ सेक्टर वाला टॉपिक। और उसमें जो चीजें आती है ना, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपका, आधी घंटे में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। और दोबारा एनसीईआरटी की चीजें नहीं पढ़नी है आपको, जो हमने आपको लिखा दिया, अब एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है, अब एनसीईआरटी साइड में, ठीक है ना। ये सारी केस स्टडी हमने करवा दी, अब आपको दोबारा इसको देखना है। अगला सिंपल सा है आपका, अगला टॉपिक है आपका राज्य शासन कैसे, राज्य शासन पहले स्टेट का जो सिस्टम है वो कैसे काम। कुछ चीजें लिखने वाली है, कुछ चीजें हमें इसमें स्किप करने वाली है, और कुछ चीजें हमें इसमें समझ लेंगे। तो वो एक बार और देख लेते हैं। अगला है राज्य शासन कैसे होता है। अब देखो, एनसीईआरटी आपको अंडरस्टैंडिंग कर देगी कि स्टेट का शासन कैसे होता है। तो कभी भी कोई क्वेश्चन घुमा के आएगा तो आपके माइंड में एक आना बना रहेगा, एक तस्वीर बनी रहेगी कि हमें किस तरीके से चीजें देखना है। जैसे इसमें दिखा रहा है कि देखो, यहाँ लिखा हुआ है कि राज्य में पानी की कमी है, ठीक है, लोग बीमार पड़ रहे हैं, कई गांवों में गंदा पानी पीने की वजह से लाखों लोग मर गए, ये अखबार में खबर पड़ रही है। जिला मुख्यालय पातालपुरम में लोगों को 3 दिन में एक बार पानी की सप्लाई हो रही है, ठीक है ना, ये चित्र के माध्यम से दिखा रहा है। उसके बाद ये बात टीवी के माध्यम से, लोग समाचारों के माध्यम से, मैंने इस भाषणों के माध्यम से, रैलियों के माध्यम से, सब जगह ये चीजें चल रही हैं। फिर सरकार, जब ये मान लो पानी की सुविधा नहीं है, फिर ये बात मीडिया में आ गई, मीडिया से मंत्रियों के पास जाती है, फिर मंत्रियों से विपक्ष के पास जाती है, विपक्ष के लोग आवाज उठाते हैं, फिर संसद में बात जाती है, विधानसभा में बात जाती है, सरकार के पास बात जाती है, फिर सरकार को उनके सुधार के लिए समाधान करना पड़ता है। सरकार फिर उन समस्याओं के समाधान के लिए योजनाएं लाती है, और योजना ला करके लोगों के बीच में उन समस्याओं का समाधान करती है। इस तरीके से प्रशासन चलता है। तो इसमें ये सिंपल दिखाई गई है कि आप सभी जानते हैं कि ये कह रहा है कि भाई पिछले हमने आपको पता है 6ठी क्लास के एनसीईआरटी में आपको पता है शासन के 3 स्तर पढ़े। एक है संघ स्तर पर, एक है राज्य स्तर पर, एक है लोकल स्तर। इस अध्याय में हम जानेंगे कि राज्य स्तर पर शासन कैसे होता है, क्योंकि हम लोकल स्तर पर शासन पढ़ चुके हैं, जो स्थानीय शासन वो पढ़ चुके हैं। अब यह राज्य स्तर पर शासन कैसे होता है, इसमें एक केस स्टडी फिर हेल्थ सेक्टर के लिए कि मान लो अगर हेल्थ सेक्टर है तो वहां पर किस तरीके से शासन होगा। तो ये कह रहा है कि राज्य स्तर पर शासन कैसे होता है, विधानसभा विधायक मंत्रियों की स्थिति कैसे होती है, उनका क्या रोल होता है, वो कैसे काम करते हैं, वो सारी चीजें इसमें बेसिकली आपको बताई गई है कि किस तरीके से काम करते हैं। तो उनको एक अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ लेते हैं। जैसे विधायक कौन होते हैं, ये कह रहा है। तो देखो, सबसे बड़ी बात दोस्तों, हम यहाँ विधायक की बात करें, हम इसको विधायक समझने से पहले हम सभी जानते हैं आपको कि हम पढ़ रहे हैं इंडियन डेमोक्रेसी।
हम क्या पढ़ रहे हैं? भारतीय लोकतंत्र। देखो भारतीय लोकतंत्र हम पढ़ रहे हैं, और भारतीय लोकतंत्र में मैंने आपको बताया कि शासन का तरीका है प्रतिनिधित्व लोकतंत्र। भारतीय लोकतंत्र कौन सा? प्रतिनिधित्व लोकतंत्र। और प्रतिनिधित्व को लोकतंत्र का दूसरा नाम बोल सकते हैं इसको, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। जहां जनता अप्रत्यक्ष रूप से शासन में भागीदार लेती है, खुद नहीं होती, अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन में भागीदार लेती है उसे। अब इसमें अगर मैं बात करूं, इसमें जो राज्य स्तर पर जो प्रतिनिधि होते हैं, वो क्या होते हैं? विधायक। विधायक का मतलब विधानसभा के सदस्य। जो क्या होता है, एक निर्वाचन क्षेत्र से चुना जाता है। एक निर्वाचन क्षेत्र से चुना जाता है, उसका एक निर्वाचन क्षेत्र होता है जिसे हम बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर, जो एक निर्वाचन क्षेत्र से लड़ता है। वहां पर लोग उसको वोटिंग करते हैं, यानी कि जैसे एक निर्वाचन क्षेत्र सिंपल सा इसमें दिखाया गया है चित्र के माध्यम से, मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे ये है एक निर्वाचन क्षेत्र, ये है। अब इसके लोग इसको वोटिंग करेंगे नेता को, और वोटिंग करने के बाद एक नेता यहाँ से जाएंगे। जैसे तो यहाँ हिमाचल का लिया गया है, हिमाचल में हिमाचल के पूरे हिमाचल की जनसंख्या मान लें 1 करोड़ जनसंख्या होगी, उसको 35 MLA के भागों में बांट 65 MLA में। तो अर्थात अब 1 करोड़ की जनसंख्या तो भाग नहीं ले सकती शासन में प्रत्यक्ष रूप से, इसलिए 1 करोड़ ने अपने लोगों को भेजा है, 65 लोगों को भेजा है, और 65 लोग इन 1 करोड़ की ओर से शासन करेंगे, और यही 65 लोग आपके क्या है? विधायक। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जो पूरे 65 लोग हैं मान लो, अब इस 65 लोगों में से जो सरकार बनाते हैं, सरकार आपको पता है लोकतंत्र में सरकार कैसे बनती है? बहुमत के आधार। तो विधायक होते हैं, विधायक के बाद आता है आपको क्या? ये विधायक। विधायक के बाद आपको पता है अब सरकार। सरकार बनती है बहुमत से। बहुमत किसको? किसी दलीय दलीय शासक में। भाई किसी एक पार्टी को बहुमत मिलेगा, तो बहुमत मिलता है वो सत्ताधारी शासक, वो क्या होता है? सत्ताधारी दल। और जिसको बहुमत नहीं मिलता अल्पमत में होता है, वो होता है विपक्ष। ये सिस्टम होता है जिसे बोलते हैं विरोधी दल, अपोजिशन पार्टी। वही बात इसमें बोली गई है कि देखो, इसमें उदाहरण दिया हिमाचल प्रदेश का, कि हिमाचल प्रदेश की असेंबली होती है, उसमें हर राज्य को कई क्षेत्रों में मतलब हर राज्य को कई क्षेत्रों में निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित कर जाता है, एवं छोटे छोटे क्षेत्रों में। जैसे हिमाचल को 68 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। ठीक है ना? और हर निर्वाचन क्षेत्र से जनता का एक प्रतिनिधि जाएगा। लड़ने वाले तो 50 हो सकते हैं, जाएगा एक। ठीक है ना? और कौन जाएगा? जिसको सबसे ज्यादा वोटिंग। तो एक प्रतिनिधि, अब उसको अलग अलग पार्टियों के लोग उसमें लड़ते हैं। अब जो पार्टी कैंडिडेट जीत के जाता है वो वहां पर सरकार बना लेती है। जिस पार्टी को सबसे ज्यादा बहुमत मिलता है वो सरकार बनाता है, और अन्य पार्टी उसके क्या होते हैं? विरोधी पक्ष कहलाते हैं। ठीक है, जिसमें एग्जाम्पल ये दिया गया। जैसे मान लो 2003 का चुनाव लिया गया है यहाँ। 2003 के चुनाव की एक बात ली गई, केस स्टडी थोड़ी सी। 2003 का चुनाव हुआ है कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। देखो, इसमें से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 43 सीट, बीजेपी को 16 सीट, अन्य दलों को। तो यहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस क्या है? सत्ताधारी दल। बीजेपी क्या है? विपक्ष दल। इस तरीके से यहाँ पर विपक्ष दल बनता है। तो सत्ताधारी दल अपना नेता चुनता है। अब जो सत्ताधारी दल है, ये क्या करता है? अपना नेता चुनता है। और नेता कौन होता है इसका? सीएम। और उसका सहयोगी क्या होते हैं? मंत्री। और ये सभी क्या होती है? कार्यपालिका। ठीक है। ये क्या होती है? कार्यपालिका। और ये सभी क्या होते हैं? ये होती है विधायिका। ठीक है। ये विधायिका, ये कार्यपालिका, इस तरीके से शासन चलता है। वही बात इसमें बताया गया सिंपल सा, कि ये सिंपल सा पार्टी जो जीतती है वो इसमें काम करती है। इसको एक बार पढ़ लो, वो थ्रू लो, कोई ज्यादा चीज इसमें नहीं, जो चीजें है वो बता दी। ठीक है ना? और इसके बाद अलग अलग मंत्री होते हैं, अलग अलग तरह की जिम्मेदारी होती है। अब सबसे बड़ी बात है कि इनका रोल क्या होता है। तो एक विधायिका, अब देखो, सरकार तो बन गई, सरकार के बाद विधायिका की भूमिका क्या होती है? विधायिका, या बोलूंगा विधानसभा की भूमिका। विधानसभा की भूमिका सबसे पहली है मुद्दों पर चर्चा करना। सही बात है।
जैसे मान लो एक जिले में पानी की कमी है, तो वहां का जो विधायक है वो जाएगा संसद, बोलेगा भाई मेरे इलाके में पानी की कमी है, सरकार के जो जो पानी वाला मंत्री होगा उससे बोलेगा भाई वहां लाइन बिछवाई जाए। इसके अलावा एक विधायक होगा, बोलेगा कि मेरे क्षेत्र में यार हॉस्पिटल नहीं है, आप वो हेल्थ मिनिस्टर से बोलेगा भाई हेल्थ हॉस्पिटल खुलवाइए। तो वो मुद्दे रखेगा कि हेल्थ की समस्या, स्वास्थ्य की समस्या है, सरकार के समक्ष मुद्दे रखेगा, पर सरकार उनके उत्तरदायित्व में जनता के लिए काम करवाती है। अर्थात ये जो विधायक होते हैं वो जनता की ओर से सरकार से सवाल बोलते हैं, भाई हमने आपको भेजा, मेरे लिए काम कीजिए। तो मुद्दों पर चर्चा करती है, ठीक है ना। फिर सरकार पे नियंत्रण रखती है या जवाबदेही बनाती है। किसके माध्यम से जवाबदेही बनाएगी? प्रश्न पूछ के। यही जो करा है कि देखो, प्रश्न पूछ के, सुझाव दे करके। ठीक है ना। इस तरीके से मंत्रियों को चीजें बताते हैं भाई हमारी समस्या में ये है, ताकि आप इन क्षेत्र में काम करें। तो ये विधायिका इस तरीके से बहस करती है विभिन्न मुद्दों पर, और मंत्री फिर उनके मुद्दों को उठाते हैं। जैसे इसमें एक सबसे बड़ा, देखो यहाँ आपको ना ये छठी सातवीं क्लास की एनसीईआरटी है ना, ये आपको एक आईना दिखाती है किस तरीके से चीज होती है। जैसे एक विधायक है, एक एग्जाम्पल दे रखा है, वो विधायक कह रहा है, वो विधायक है कि मेरा प्रश्न यह है कि सरकारी अस्पतालों की दशा इतनी खराब क्यों, सरकार जिला अस्पतालों चिकित्सकों ठीक कर्मचारियों की नियुक्ति नियुक्त क्यों नहीं करती। ये सवाल पूछ रहा है कोई विधायक, और ये सवाल किससे पूछेगा? किससे पूछे? स्वास्थ्य मंत्री से। तो स्वास्थ्य मंत्री को उसका जवाब देना पड़ेगा। स्वास्थ्य मंत्री, ध्यान रखना, स्वास्थ्य मंत्री उसका बिना जवाब दिए नहीं रह सकता, और साथ साथ में स्वास्थ्य मंत्री को झूठ भी नहीं बोल सकता, और उसको फैक्ट देना पड़ेगा, और फिर में बताएगा कि हाँ हमारे यहाँ कमी है, अब हमारी सरकार ये प्रयास। ठीक है ना, ये चीज इसमें चलती है। इतने देखो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ये पूछ रहा है, एक कह रहा है मुझे लगता है कि मेरे साथी की समस्या को बड़ा सड़ाकर बता रहे हैं, सरकार ने स्थिति पर नियंत्रण लाने के लिए कदम उठाए। ये कौन सा हो सकता है? ये सरकार का, जो सरकार का पक्ष ले रहा है वो सत्ताधारी दल का हो सकता है, जो सरकार का विरोध कर रहा है वो विपक्ष का हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से सदन की कार्रवाई चलती है। इस तरीके से कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, ये मंत्री बैठा है, क्वेश्चन पूछ रहा है, और ये पूछ रहा है भाई बताइए कि आपके क्षेत्र में समस्याएं कैसे होगी, बताइए। वो सारी चीजें इसमें समझ आएगी। ठीक है ना। और जो मुख्यमंत्री होता है वो सामूहिक प्रमुख होता है। मुख्यमंत्री सामूहिक प्रमुख होता है, इसलिए मुख्यमंत्री सभी का लीडर होता है इसमें। ठीक है ना, वही बात इसमें बोली गई है। अब शासन प्रणाली कैसे काम करती है? सिंपल सा है। ये क्या कह रहा है, शासन प्रणाली कैसे काम करती है? ये कह रहा है जैसे आपको पता है कि लोग, मतलब ये जो विधायक है, ये केवल विधानसभा में नहीं बल्कि प्रेस के माध्यम से, रैलियों के माध्यम से, भाषणों के माध्यम से, ठीक है, टीवी के माध्यम से क्या करते हैं, जनता की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाते हैं तथा समाधान करते हैं। जनता तक पहुंचाते तथा उनका समाधान करवाते हैं। ठीक है ना। अब देखो इसमें यही बात होती है, जैसे सिंपल सा है कि टीवी चैनलों के माध्यम से वो बात कर रहे हैं, प्रेस के माध्यम से, प्रेस में खबर आती है कि भाई सीएम यहाँ आने वाला है, तो जनता उसके वहां जाएगी, जनता उसका विरोध भी कर सकती है, काले झंडे भी दिखा सकती है, अपनी समस्याओं को बता सकती है। अगर मान लें गंदा पानी पीने की वजह से 3 आदमी मर गए, तो उनको मुआवजा वगैरह सारी चीजें, ये इस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन चलता है। सरकार को हर चीज का जवाब देना पड़ता है। इसमें सबसे ज्यादा अहम रोल होता है प्रेस का। अगर प्रेस सही ढंग से काम करने लग जाए ना, तो सरकार सब कुछ अच्छे से करने लग जाए। जैसे प्रेस ने नोट किया है कि इस तरीके से सरकार मंत्री जी आ रहे हैं यहाँ पर, और मंत्री जी फिर लोगों की समस्याएं सुनेंगे, लोगों के साथ बात करेंगे। फिर अगर मान लो जल की समस्या है तो मुख्यमंत्री जल विभाग से बोलेगा, अगर स्वास्थ्य की समस्या है स्वास्थ्य विभाग से बोलेगा, अगर मान लो अगर मान लो किसी की शिक्षा की व्यवस्था है तो शिक्षा विभाग से बोलेगा। ठीक है ना, पर्यावरण की समस्या है तो पर्यावरण। तो इस तरीके से सीएम होता है वो सामूहिक प्रमुख होता है, अर्थात हर विभाग के प्रमुख से बात करके उन समस्याओं का समाधान करता है। इस तरीके से एक राज्य का एडमिनिस्ट्रेशन चलता है। वही कहानी इसमें पूरी बताई गई, पूरी पूरी इसमें एक काम बताइए, देखो ये आपको इसको देख सकते हो उसके माध्यम से, और कोई एक्स्ट्रा चीज इसमें है नहीं, है ना। एक सिंपल सी कहानी इसमें बताई गई कि इस तरीके से काम चलते हैं, क्या चीजें होती है। सिंपल सा चैप्टर था, ज्यादा इसमें कोई टिपिकल नहीं था।
तो राज्य का शासन कैसे काम करता है इसको हमने देख लिया है। अब अगला हमारा टॉपिक, 3 टॉपिक इसमें से खत्म हो चुके हैं। इस टॉपिक से ज्यादा खास क्वेश्चन था नहीं, लेकिन फिर भी आप एक क्वेश्चन लिख सकते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे मैं लिखा देता हूँ आपको मेन क्वेश्चन। फिर हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे लिंग एंड जेंडर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर सोशल इशू, जीएस फर्स्ट, सोशल जस्टिस, ऐसे राइटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे। एक वीडियो में हम लगभग 7वीं की एनसीईआरटी में खत्म कर देंगे। हमारा टारगेट है कि 20 से लेक्चरों में आपकी कम से कम पॉलिटी की एनसीईआरटी खत्म हो चाहिए, 20 से 22 लेक्चरों के बीच में। ठीक है, तो अगला है आपका, अगर मैं बात करूं, एक क्वेश्चन लिख लीजिए, मेंस का क्वेश्चन। मेंस क्वेश्चन, लोकतंत्र में प्रेस आधारभूत स्तंभ है। टिप्पणी कीजिए, और ज्यादा वर्ड नहीं, 150, सिंपल से लिखना है। कुछ नहीं, प्रेस एक आधारभूत, प्रेस का मतलब मीडिया, सुना, एक आधारभूत स्तंभ है। अब आपको बताना है, अब ये आप समझो कि आधारभूत स्तंभ का मतलब होता है, लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, और इसका फिर आप लोग लिखिए। अगर किसी को समझ में नहीं है तो वो पूछ सकता है अच्छे से, और आराम से धैर्य से समझो। एनसीईआरटी एक बार समझ गए, कभी ब्लैंक नहीं रहोगे। आपको बहुत सारी चीजें और बहुत अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएगी इस क्वेश्चन को लेने में। इस क्वेश्चन को लिखोगे आप कहीं भी, इस पे गूगल पे डालो, इसका आंसर मिल जाएगा आपको। लेकिन जो आप आयाम इन तरीके से दोगे वो आयाम आपको नहीं मिलेगा। ठीक है ना, वो आपको आयाम यहाँ से डेवलप करवाए जा रहे हैं। इसलिए थोड़ा समय सही, बट बहुत अच्छे से प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इंटरव्यू में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आपसे पूछे कि भाई राज्य का शासन कैसे काम करता है, अब राज्य का शासन के लिए किताबी ज्ञान जरूर नहीं, राज्य के शासन के लिए आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए। तो यह चित्रों के माध्यम से बताया गया है कि किस तरीके से राज्य का शासन काम करता है। तो वो चित्र आपके माइंड में रहेंगे तो चीजें अच्छी से याद रहेंगी। ठीक है, तो आप सभी को हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आशा करते हैं कि जरूर यह वीडियो आपकी हेल्प करेगी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।